जो पिछले व्याख्यानों में हमने क्या पढ़ा, इसका एक सूक्ष्म रूप से हम आपसे चर्चा करते हैं। इकाई 1 में रसायन विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाओं के अंतर्गत परमाणु सिद्धांत, मोल अवधारणा और रासायनिक अभिक्रियाओं की स्टाइकियोमेट्री इत्यादि का अध्ययन किया। इकाई 2 में परमाणु की संरचना के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज, विभिन्न परमाणु मॉडल जैसे टॉमसन का परमाणु मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल, कोश, उपकोश, ऑर्बिटल्स, क्वांटम संख्याएं इत्यादि का अध्ययन किया। इकाई 3 में हमने तत्वों का वर्गीकरण, आवर्त नियम, मेंडलीफ का आवर्त नियम, आधुनिक आवर्त नियम, तत्वों के आवर्ती गुण जिसमें परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता इत्यादि गुणों का हमने अध्ययन किया। आज के इस व्याख्यान में हम जिन बिंदुओं की चर्चा करेंगे वह है सर्वप्रथम रासायनिक आवर्धन एवं आणविक संरचना की प्रस्तावना, रासायनिक आवर्धन की कौशिल लुईस अवधारणा, लुईस प्रतीक, लुईस प्रतीकों का महत्व, अष्टक नियम, सहसंयोजी आवर्त और सरल अणुओं का लुईस निरूपण यानी लुईस संरचनाएं। सर्वप्रथम हमारा चर्चा का बिंदु है प्रस्तावना। द्रव्य एक या विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बना होता है। सामान्य स्थितियों में उत्कृष्ट गैसों के अलावा कोई भी अन्य तत्व एक स्वतंत्र परमाणु के रूप में विद्यमान नहीं होता है। परमाणुओं के समूह विशिष्ट गुणों वाली स्पीसीज के रूप में विद्यमान होते हैं, जिन्हें मॉलिक्यूल अथवा अणु कहते हैं। प्रत्यक्ष रूप में कोई बल अणुओं के घटक परमाणुओं को आपस में पकड़े रहते हैं। रासायनिक यौगिक विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की भिन्न भिन्न विधियों से संयुक्त होने के परिणाम स्वरूप बनते हैं। परमाणु संयुक्त क्यों होते हैं? केवल कुछ संयोजन ही संभव क्यों हैं? क्यों कुछ परमाणु संयुक्त होते हैं जबकि कुछ ऐसा नहीं होते हैं? अणुओं की निश्चित आकृतियां क्यों होती हैं? इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए समय समय पर विभिन्न सिद्धांत सामने आए, जैसे कौशिल लुईस का सिद्धांत, BSEPR सिद्धांत, संयोजकता आवर्त सिद्धांत तथा आणविक कक्षक सिद्धांत। संयोजकता के विभिन्न सिद्धांतों का विकास और रासायनिक आवर्तों की प्रकृति की व्याख्या का सीधा संबंध वास्तव में परमाणु संरचना, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और आवर्त सारणी को समझने से रहा है। प्रत्येक निकाय अधिक स्थायी होने का प्रयास करता है। यह आवर्धन स्थायित्व पाने के लिए ऊर्जा को कम करने का प्राकृतिक तरीका है। संयोजकता का परिचय एवं पुरानी अवधारणा, इंट्रोडक्शन ऑफ द वैलेंसी एंड ऑल्सो द क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ द वैलेंसी। वैलेंसी शब्द लैटिन भाषा के वैलेंटिया शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? कंबाइनिंग पावर और कैपेसिटी। जिसका क्या अर्थ होता है? कंबाइनिंग पावर और कैपेसिटी। किसी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन परमाणुओं की वह संख्या होती है जो उस तत्व के एक परमाणु से संयोग करती है। यह संयोजकता की पुरानी अवधारणा है। जैसे आवर्त सेकंड में हम उदाहरण लेते हैं, लिथियम ये हाइड्रोजन के एक परमाणु से संयोग करता है तो इसकी संयोजकता 1 है। बेरिलियम हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं से संयुक्त होती है तो इसकी संयोजकता 2 है। बोरॉन हाइड्रोजन के 3 परमाणुओं से संयुक्त होती है तो इसकी संयोजकता 3 है। कार्बन 4 हाइड्रोजन से संयुक्त होता है तो इसकी संयोजकता 4 है। नाइट्रोजन 3 परमाणुओं से संयुक्त होती है
तो इसकी संयोजकता 3 है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं से संयुक्त होता है तो इसकी संयोजकता 2 है। फ्लोरीन हाइड्रोजन के 1 परमाणु से संयुक्त होती है तो इसकी संयोजकता 1 है। इस प्रकार हाइड्रोजन के सापेक्ष किसी आवर्त में संयोजकता पहले 1 से 4 तक बढ़ती है, तत्पश्चात 4 से 1 तक घटती है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। किसी अणु के बनने में परमाणुओं के केवल बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन रासायनिक संयोजन में हिस्सा लेते हैं, जिन्हें संयोजकता इलेक्ट्रॉन अथवा इंग्लिश में कहते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे मान के चलिए हमारे पास सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और लास्ट वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1। अब बाह्य कोश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन है। तो बाह्य कोश के जो 1 इलेक्ट्रॉन है तो यहां पर संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसके संयोजकता इलेक्ट्रॉन 1 होगा। 1 क्या होगा, संयोजकता इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार मैग्नीशियम में संयोजकता इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, एल्यूमिनियम में संयोजकता इलेक्ट्रॉन 3 होंगे, क्लोरीन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन 7 होंगे, हाइड्रोजन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन 1 होगा। रासायनिक आवंत, केमिकल बॉन्डिंग। विभिन्न रासायनिक स्पीसीज में उनके अनेक घटकों जैसे परमाणुओं, आयनों आदि को संलग्न रखने वाले आकर्षण बल को रासायनिक आवंत या केमिकल बॉन्ड कहा जाता है। रासायनिक आवंधन की कॉसेल लुईस अवधारणा, कॉसेल लुईस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। लुईस के अनुसार परमाणु परस्पर रासायनिक आवंध द्वारा संयुक्त होकर अपने स्थायी अष्टक को प्राप्त करते हैं। यानी परमाणु रासायनिक आवंध के द्वारा संयुक्त होकर क्या प्राप्त करते हैं, स्थायी अष्टक, स्टेबल ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब होता है उसकी बाहर वाली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं, वो रासायनिक आवंध बनाते हैं। जैसे सोडियम और क्लोरीन से मिलकर हमें सोडियम क्लोराइड बनाना है, तो सोडियम क्या करेगा, सोडियम पर क्या है, सोडियम की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 281, तो इस पर 1 इलेक्ट्रॉन है। और क्लोरीन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा और क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो सोडियम जब इलेक्ट्रॉन को देगा तो इसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, फिर सोडियम आयन बन जाएगा। इसी प्रकार क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसकी बाहरी कक्षा में फिर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसका मतलब क्लोराइड आयन बन जाएगा। अर्थात सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देकर सोडियम आयन बना लेता है और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोराइड आयन बना लेता है। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया तो सोडियम आयन बन गया और क्लोरीन ने ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो क्या बन जाएगा, क्लोराइड आयन बन जाएगा। तो इस तरह से सोडियम और क्लोरीन, सोडियम का इलेक्ट्रॉन देना और क्लोरीन के द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, इसके आधार पर क्या होगा, सोडियम क्लोराइड का निर्माण होगा। और इस प्रकार क्या होगा, सोडियम आयन में भी स्थायी अष्टक हो जाएगा और क्लोराइड आयन में भी स्थायी अष्टक बन जाएगा। लुईस प्रतीक, लुईस सिंबल। जीएन लुईस के अनुसार परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों को निरूपित करने के लिए सरल संकेतन होते हैं जिन्हें लुईस प्रतीक कहा जाता है। जैसे सेकंड आवर्त में, सेकंड आवर्त की बात करते हैं, लिथियम, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ 1s2 और 2s1। तो इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को 1 डॉट के द्वारा दर्शा दिया। इसी प्रकार बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 है, इसकी बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2s2, तो इस पर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो ये इसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों को यहां शो कर दिया जाएगा। इसी प्रकार बोरॉन, बोरॉन में क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में, तो 3 डॉट्स के द्वारा। कार्बन की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है और नियोन की बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है।
अर्थात हम किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को उस तत्व के प्रतीक के साथ दर्शाते हैं। ये लुईस प्रतीक या लुईस सिंबल कहलाता है। लुईस प्रतीक का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ द लुईस सिंबल्स। लुईस सिंबल्स का क्या महत्व होता है? प्रतीक के चारों ओर उपस्थित बिंदुओं की संख्या तत्व की सामान्य अथवा समूह संयोजकता के परिकलन में सहायता देती है। जैसे मान के चलिए अभी लिथियम है, इस पर एक इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में। सोडियम, इसकी बाहरी कक्षा में भी एक इलेक्ट्रॉन है। पोटेशियम, इसकी बाहरी कक्षा में भी एक इलेक्ट्रॉन है। रुबिडियम, इसकी बाहरी कक्षा में भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये सब तत्व जिनकी बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, हम कह सकते हैं कि इन तत्वों की संयोजकता एक है। या हम कह सकते हैं कि जिस समूह में ये रखे गए हैं तत्व, वो समूह सबका सिमिलर है और कौन सा पहला समूह है। तो इस प्रकार प्रतीक के चारों ओर उपस्थित बिंदुओं की संख्या तत्व की सामान्य संयोजकता या समूह संयोजकता के परिकलन में सहायता करती है। तत्व की समूह संयोजकता या तो लुईस प्रतीक में उपस्थित बिंदुओं की संख्या के बराबर होती है, या 8 में से इन बिंदुओं या संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या को घटाकर इसे प्राप्त करते हैं। जैसे मान के चलिए हमारे पास एग्जाम्पल है बेरिलियम का। इसकी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता यहां 2 हो जाएगी। लेकिन हमारे पास एग्जाम्पल है क्लोरीन का। तो क्लोरीन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो अब इसके लिए संयोजकता क्या होगी? 8 - 7 = 1। तो तत्व की समूह संयोजकता या तो लुईस प्रतीक में उपस्थित बिंदुओं की संख्या के द्वारा, या 8 में से बिंदुओं की संख्या या संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या को घटाकर प्राप्त कर लिया जाता है। रासायनिक आवर्धन के संबंध में कौशिल के अनुसार आवर्त सारणी में उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाले हैलोजन और उच्च विद्युत धनात्मकता वाले क्षार धातु एक दूसरे से उत्कृष्ट गैसों के द्वारा पृथक रखे गए हैं। जैसे मान के चलिए हमारे पास 3 तत्व हैं, एक फ्लोरीन है, एक नियोन है और एक सोडियम है। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 है, नियोन का 10 है और सोडियम का कितना है? 11 है। तो ये तो हैं उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाले हैलोजन और ये है उच्च विद्युत धनात्मकता वाली क्षार धातु, और इनके बीच में क्या है? ये अक्रिय तत्व। तो आवर्त सारणी में उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाले हैलोजन और उच्च विद्युत धनात्मकता वाली क्षार धातु उत्कृष्ट गैसों के द्वारा पृथक रखे गए हैं। हैलोजन परमाणुओं से ऋणायन तथा क्षार धातु से धनायन का निर्माण संबंधित परमाणुओं द्वारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके और एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होने के फलस्वरूप प्राप्त होता है। मींस क्या है कि जो हैलोजन है, इमेजिन कीजिए क्लोरीन है, ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तो क्या बन जाएगा? क्लोराइड आयन बन जाएगा। तो क्लोरीन पर क्या है? 287। बाहरी की कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन लिया तो क्लोराइड आयन क्या बन जाएगा? 288। इसी प्रकार सोडियम आयन की बात करते हैं, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देगा, सोडियम आयन बनेगा। इस तरह से क्या होगा? सोडियम पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281, इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या रह जाएगा? 28। तो इस तरह से जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाता है और जो हैलोजन्स हैं वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, जबकि जो क्षार धातु होती हैं वो एक इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं। इस प्रकार निर्मित ऋणायन और धनायन उत्कृष्ट गैस के स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त कर लेते हैं। उत्कृष्ट गैसों में बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम कहते हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट है, और ये विशेष रूप से स्थायी होते हैं। जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है उनका कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP6। जैसे अभी आपको एग्जांपल बताया था सोडियम का, तो सोडियम आयन पर ऑक्टेट कंप्लीट हुआ तो ये हो गया 1s2, 2s2 और 2p6। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन है वो 2s2 2p6 है, जो कि NH2NP6 के समतुल्य है। तो ये स्थायी है। हीलियम एक एक्सेप्शनल केस है, हीलियम में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अर्थात इसका जो डुप्लेट है वो कंप्लीट होता है हीलियम 1s2। केवल ये अपवाद का केस है। ऋणायन और धनायन स्थिर वैद्युत आकर्षण द्वारा स्थायित्व ग्रहण करते हैं। अष्टक नियम या ऑक्टेट रूल लुईस और कौशिल ने 1916 में दिया। रासायनिक आवर्धन के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार परमाणुओं का संयोजन संयोजी इलेक्ट्रॉनों के एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर स्थानांतरण या ट्रांसफरिंग के द्वारा अथवा संयोजी इलेक्ट्रॉनों के साझे या शेयरिंग के
द्वारा होता है। इस प्रक्रिया में परमाणु अपने संयोजी कोश में अष्टक प्राप्त कर लेते हैं, इसे अष्टक नियम कहते हैं। जैसे क्लोरीन है, इसकी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा एक और क्लोरीन है, इसकी बाहरी कक्षा में भी 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसने शेयरिंग कर ली, 1 इलेक्ट्रॉन की बराबर की शेयरिंग हुई दोनों से। तो अब इसकी बाहरी कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसकी में। तो हम कहते हैं कि यहां पर ऑक्टेट कंप्लीट हो गया दोनों क्लोरीन का। या ये इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि अभी बताया सोडियम और क्लोरीन, इस पर 281 कॉन्फ़िगरेशन है, ये 287 है। इसने इलेक्ट्रॉन को यहां दे दिया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो सोडियम आयन बन गया। तो सोडियम आयन बनने पर क्या हुआ, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 28 बन गया। और यहां पर क्लोराइड आयन बन गया, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 288। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग के द्वारा जो परमाणु है वो अपना अष्टक प्राप्त कर लेते हैं। सहसंयोजी आवंत, कोवलेंट बॉन्ड, लुईस और लैंगमुइर ने 1919 में बताया कि परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की परस्पर बराबर की साझेदारी के द्वारा बना हुआ बंध सहसंयोजी आवंत कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास क्लोरीन, इसकी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। एक और क्लोरीन है, इसकी बाहरी कक्षा में भी 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। इस क्लोरीन को भी अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो अब दोनों परमाणु क्या करेंगे, 1-1 इलेक्ट्रॉनों की म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे, आपस में साझेदारी करेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन साझे का इसने ले लिया, साझा बराबर का है। तो इस तरह से जो बॉन्डिंग बनी दोनों के बीच में, वो Cl और Cl के बीच में एक यहां पर सिंगल बॉन्ड के रूप में आ गई। तो इस प्रकार परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की परस्पर बराबर की साझेदारी के द्वारा बना हुआ बंध सहसंयोजी आवंत कहलाता है। साझे में प्रयुक्त होने वाले परमाणु समान, जैसे कि अभी आपको बताया था क्लोरीन के केस में, अथवा भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जैसे CH4 है तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में साझा हो सकता है। इसके मुख्य नियम निम्न प्रकार हैं। पहला है, प्रत्येक आवंत का निर्माण परमाणुओं के मध्य 1 इलेक्ट्रॉन युग्म के साझे के फलस्वरूप होता है। यानी जब तक 1 इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा नहीं होगा, वहां पर कोई भी सहसंयोजी बंध नहीं बनेगा। दूसरा है, संयुक्त होने वाला प्रत्येक परमाणु साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म में 1-1 इलेक्ट्रॉन का योगदान देता है। यानी जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म होगा वो 2 परमाणुओं के बीच में होगा। दोनों परमाणुओं पर क्या होगा कि जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म होगा उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन एक परमाणु का होगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले परमाणु का होगा उस साझे के युग्म में। क्लोरीन के परमाणुओं के बीच में साझा हुआ, तो ये साझे का युग्म बना, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन इस वाले क्लोरीन का और 1 इलेक्ट्रॉन इस वाले क्लोरीन का है। तीसरा पॉइंट है, इलेक्ट्रॉनों के साझे के फलस्वरूप संयुक्त होने वाले परमाणु अपने बाह्य कोश में उत्कृष्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। 2 परमाणुओं के मध्य यदि 1 इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा होता है तो उनके बीच बना सहसंयोजी आवंत एकल आवंत या सिंगल बॉन्ड कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, फ्लोरीन F2, इसकी बाहरी कक्षा में, फ्लोरीन की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा फ्लोरीन है, इसकी बाहरी कक्षा में भी 7 इलेक्ट्रॉन है। इस फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन का साझा यहां से कर लिया, इस फ्लोरीन ने भी 1 इलेक्ट्रॉन का साझा यहां से कर लिया। इस प्रकार इन पर एक साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है और ये साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो हम कह सकते हैं कि इनके बीच में एक बॉन्ड बन गया, एक सिंगल बॉन्ड बन गया, F सिंगल बॉन्ड F। तो ये जो बॉन्ड बना इसको हम क्या कहेंगे, सिंगल बॉन्ड या एकल आवंत। 2 परमाणुओं के मध्य यदि 2 इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझा होता है तो उनके बीच द्विबंध होता है। जैसे ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में भी 6 इलेक्ट्रॉन है। इसने 2 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया, 8 हो गए इस पर पूरे। इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया, इस पर भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो 2 इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझा को 2 हम सीधी रेखाओं के द्वारा, 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस के द्वारा शो कर रहे हैं। तो इस जो लाइंस को हम क्या कहेंगे यहाँ पर, द्विआवंत या डबल बॉन्ड। जब
संयोजी परमाणुओं के मध्य 3 इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझा होता है तो उनके मध्य ट्रिपल बॉन्ड बनता है, यानी त्रिबंध बनता है, जैसे N2 का केस है। नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा नाइट्रोजन है, इसकी बाहरी कक्षा में भी 5 इलेक्ट्रॉन है। इस नाइट्रोजन ने इससे 3 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया, इस नाइट्रोजन ने भी यहां से 3 इलेक्ट्रॉन का साझा करा, तो 3 युग्म बन गए, 3 जोड़े यहां पर आ गए, तो N ट्रिपल बॉन्ड N। तो इसको क्या बोलेंगे, जो 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, 3 क्षैतिज जो रेखाएं यहां पर खींची हुई हैं, ये 3 रेखाएं क्या प्रदर्शित करती हैं, ट्रिपल बॉन्ड को या त्रिआबंध को। सरल अणुओं का लुईस निरूपण या लुईस संरचनाएं। लुईस बिंदु संरचनाओं द्वारा साझे में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन युग्मों तथा अष्टक नियम के अनुसार अणुओं एवं आयनों में आवंटन का चित्रण किया जाता है। अणुओं की लुईस बिंदु संरचनाएं अत्यंत उपयोगी होती हैं। इसके आधार पर अणु के विरचन, मिसफॉर्मेशन और उसके गुणों को पर्याप्त सीमा में समझने में सहायता मिलती है। लुईस संरचना लिखने के लिए आवश्यक कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयुग्मित होने वाले परमाणुओं के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों के योग के द्वारा प्राप्त की जाती है। जैसे CH4 में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 संयोजकता इलेक्ट्रॉन। देखिए कार्बन 1 2 3 4, और हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, और कितने हाइड्रोजन आपके पास लग रहे हैं, 4। तो एक हाइड्रोजन, दूसरा, तीसरा हाइड्रोजन और एक चौथा हाइड्रोजन। तो कुल मिला के हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन तो कार्बन के हैं। 4 इलेक्ट्रॉन कहां से आए, कार्बन के, और 4 हाइड्रोजन से कुल कितने इलेक्ट्रॉन आए हमारे पास, 4 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास, 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार CH4 में कुल संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8। संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या में ऋणायनों के लिए प्रति ऋणावेश 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया जाता है, यानी जितने ऋण के चिन्ह होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं। जैसे कार्बोनेट आयन की बात करते हैं, CO3-2, तो कार्बन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 तिया 18, और 2 इलेक्ट्रॉन आगे नेगेटिव साइन के, तो कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यहां पर, 24 इलेक्ट्रॉन। तो कुल मिला के संयोजी इलेक्ट्रॉन आपके पास कितने हैं यहां पर, 24 इलेक्ट्रॉन है। अर्थात कार्बोनेट आयन में के लिए कार्बन और ऑक्सीजन के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों के योग में हमने 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए। कार्बोनेट आयन पर उपस्थित 2 नेगेटिव आवेश क्या दर्शाते हैं कि इस आयन में उदासीन परमाणुओं द्वारा दिए गए संयोजी इलेक्ट्रॉनों से 2 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या में धनायनों के लिए प्रति धनावेश 1 इलेक्ट्रॉन घटा दिया जाता है। जैसे NH4 आयन, नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। हाइड्रोजन 4 लगे हुए हैं, तो कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके पास यहाँ पर, 9 इलेक्ट्रॉन। इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन घटा दीजिए क्योंकि एक इस पर पॉजिटिव साइन लग रहा है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने रह गए इस पर, 8 इलेक्ट्रॉन। अमोनियम आयन पर उपस्थित एक धनावेश क्या दर्शाता है कि इस आयन में उदासीन परमाणुओं द्वारा दिए गए संयोजी इलेक्ट्रॉनों से 1 इलेक्ट्रॉन कम है। संयुक्त होने वाले परमाणुओं के रासायनिक प्रतीकों तथा अणु की आधारभूत संरचना, अर्थात कौन से परमाणु किन परमाणुओं के साथ आवंधित है, इस बात का ज्ञान होने पर परमाणुओं के बीच सभी इलेक्ट्रॉनों का वितरण आवंधित साझे के इलेक्ट्रॉन युग्मों के रूप में तथा संपूर्ण आवंधों की संख्या के अनुपात में सरल हो जाता है। प्यारे बच्चों, सामान्यतः अणु में न्यूनतम विद्युत ऋणात्मकता वाला परमाणु केंद्रीय परमाणु का स्थान पाता है। जैसे NF3, NF3 में जो विद्युत ऋणात्मकता किसकी कम है, नाइट्रोजन की कम है, तो नाइट्रोजन को केंद्रीय परमाणु के रूप में लिखा जाएगा और इसके चारों ओर का जो विन्यास बनेगा वो F से बनेगा। इसी प्रकार कार्बोनेट आयन की बात करते हैं, तो कार्बोनेट आयन में कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन से कम है, तो कार्बन को हम सेंट्रल एटम मानेंगे और जो ऑक्सीजन होगा इसका क्या बन जाएगा, स्पेस में विन्यास प्राप्त हो जाएगा। हाइड्रोजन और फ्लोरीन के परमाणु साधारणतया अंतस्थ स्थान टर्मिनल पोजीशन पर पाते हैं। जैसे CH4, कार्बन तो हो गया सेंट्रल एटम, और हाइड्रोजन क्या होगा, अंतस्थ स्थान में टर्मिनल पोजीशन पर आएगा। NF3 ये फ्लोरीन है, तो इसमें फ्लोरीन अंतस्थ स्थान पर आएगा। एकल आवंधों के लिए साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म लिखने के पश्चात शेष इलेक्ट्रॉन युग्मों का उपयोग या तो बहु आवंधन के लिए किया जाता है अथवा उन्हें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों के रूप में लिखा जाता है। जैसे C2H4 है,
कार्बन की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा कार्बन है, इसकी बाहरी कक्षा में भी 4 इलेक्ट्रॉन है, और टर्मिनल पोजीशन पर हाइड्रोजन है। और ये जो हाइड्रोजन है, इसके आधार पर हम कॉन्फ़िगरेशन पूरा करें। हाइड्रोजन पर 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इस हाइड्रोजन पर भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। एक एक का साझा हुआ, 4 इस पर इलेक्ट्रॉन अपने थे, 2 हाइड्रोजन से आगे और 2 इस कार्बन से आगे। इस प्रकार इस पर 8 पूरे हो गए। इसी प्रकार हाइड्रोजन पर 1 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ दूसरे हाइड्रोजन का, और कार्बन ने 1 इलेक्ट्रॉन का साझा हाइड्रोजन से और 2 इस कार्बन से किया। अब क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन युग्म लिखने के पश्चात जो भी इलेक्ट्रॉन युग्म है, इस यहाँ पर अब डबल बॉन्ड मीन्स बहु आवंदन बनेगा, मीन्स डबल बॉन्ड बनेगा, तो क्या लिखेंगे H C H, एक सिंगल बॉन्ड और दूसरा आवंदन के लिए दूसरा, मीन्स क्या यहाँ पर 2 युग्म हैं, इसलिए यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड लगाया, और CH। इसी प्रकार यदि NH3 का केस देखें तो नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया और नाइट्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन का साझा हाइड्रोजन से, और इस पर एक लॉन पेयर रहा। मीन्स क्या है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से एक बंध बनाएगा और इसके अलावा जो लॉन पेयर बच गया उसको यहाँ पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में दर्शाया जाएगा। सरल अणुओं का निरूपण में एग्जाम्पल है H2S का। सल्फर, इसकी बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। इस हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया, इस हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया। सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन अपने, 1 का साझा इस हाइड्रोजन से, 1 इससे हो गया। तो दो युग्मों को हम कैसे दर्शाएंगे, HSH। तो हाइड्रोजन सल्फाइड या सल्फ्यूरेटेड हाइड्रोजन का जो संरचना, लुईस संरचना इस तरह से बनेगी, और हम इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं H, ये सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन और ये डॉट स्ट्रक्चर, इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी हम इसको इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र के रूप में भी जानते हैं। ये डैश स्ट्रक्चर, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहलाता है। क्रैश रिवीजन। प्यारे बच्चों, आज के व्याख्यान में हमने जिन बिंदुओं की चर्चा की वे थे रासायनिक आवंद, रासायनिक आवंदन की कौशल लुईस अवधारणा, लुईस प्रतीक, लुईस प्रतीकों का महत्व, अष्टक नियम, सहसंयोजी आवंद और सरल अणुओं का लुईस निरूपण और लुईस संरचनाएं। गृह कार्य। आज के इस व्याख्यान से संबंधित 3 प्रश्न आपको गृह कार्य के रूप में है। पहला प्रश्न एनसीईआरटी का 4.1 रासायनिक आवंद के बनने की व्याख्या कीजिए। दूसरा प्रश्न एनसीईआरटी का 4.2 निम्नलिखित तत्वों के परमाणुओं के लुईस बिंदु प्रतीक लिखिए। मैग्नीशियम, सोडियम, बोरॉन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ब्रोमीन, इनके आपको लुईस बिंदु प्रतीक लिखने हैं। तीसरा प्रश्न एनसीईआरटी का 4.3 निम्नलिखित परमाणुओं और आयनों के लुईस बिंदु प्रतीक लिखिए। सल्फर और सल्फाइड आयन, एल्यूमिनियम और एल्युमिनियम आयन, हाइड्रोजन और हाइड्राइड आयन। यह आपका गृह कार्य होगा। प्यारे बच्चों, अगले व्याख्यान में हम जिन बिंदुओं की चर्चा करेंगे वे बिंदु होंगे फॉर्मल चार्ज या फॉर्मल आवेश, अष्टक नियम की सीमाएं, आयनिक या वैद्युत संयोजी आवंद, चालक एंथैल्पी और आयनिक आवंदों के आंशिक सहसंयोजी लक्षण। आज के व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।